हेलो एवरीवन, वेलकम। आज कोई टॉपिक लेके नहीं आए हैं हम। आज हम सिर्फ आपके लिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं बच्चा अटेम्प्ट नहीं करता है। स्टेटमेंट बहुत लंबा सा होता है, आंसर बड़े छोटे छोटे से होते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं। और ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 साल में वो जरूर पूछे जाते हैं। मतलब घूम फिर के इधर से उधर जो है वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए कोशिश करी है, अभी 10 क्वेश्चन हमने निकाले हैं जो आपको मालूम होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 लेकर हम चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इक्वेशन, भाई एग्जाम आ रहे हैं तो आपको, हमने आपसे प्रॉमिस किया था, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको हर तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ दें। इक्वेशन फॉर रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन दे रखी है व्हेन कंपाउंड, व्हेन, आप देखोगे यहां पे हर चैप्टर का मिक्सचर है। व्हेन कंपाउंड ए इज बबल्ड थ्रू ब्रोमीन। अब आप देखो ब्रोमीन वगैरह तो मतलब कि आपका ये हुआ कि हाँ भाई ये कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इन प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट इज as follows। मतलब कि यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक रिएक्शन दे रखी है जिसकी इक्वेशन नीचे दी हुई है। और आप देखना, अभी पहले से हम बता दें कि आप जैसे इक्वेशन लिखेंगे आप समझ जाओगे दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर भी होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन भी होती है, तो वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए तभी आप, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये क्वेश्चन आपके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मींस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो अब यहां पर उन्होंने कहा आपसे ये इक्वेशन दे रखी है ए, और यहां पर उन्होंने दिया हुआ है ब्रोमीन ऑब्लिक कार्बन टेट्राक्लोराइड, और प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है उन्होंने CH2Br। ये आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया है। अब पहला पार्ट उन्होंने आपसे पूछा कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ए। अब देखो भाई ऑर्गेनिक में आपको स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने ही होते हैं। अब अगर आपने ये ए आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका समझ लो ये पहला पार्ट खत्म हो गया। स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, आप ड्रॉ कर लोगे। सेकंड में आपका आ गया स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। अब देखो इन्होंने यहां पर क्या किया कि ऑब्जर्वेशन भी पूछ लिया आपसे। थर्ड पार्ट में आपसे इन्होंने पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ए विल अंडरगो। अब आप देखो बहुत ध्यान से, यहां पर आपने कहा अरे सर ऑर्गेनिक पूरी तैयार है। अब वहां पर आप देखोगे कि सेम रिएक्शन ये वाली एक आपकी इथीन के संग दे रखी है, एक इथाइन के संग दे रखी है। तो अब दिमाग में ये चीज आती है कि यार यहां पर हम ए में इथीन को आइडेंटिफाई करें कि इथाइन को। तो यहां पर आप ये करो कि इसके स्ट्रक्चर को इस टाइप से बना लो कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अब देखो यहां क्या आ रहा है आपका C2H4। तो इसका मतलब यहां पर हुआ कि जो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का। अब हमने यहां पे आइडेंटिफाई किया, भाई देखो इथीन होगी तभी तो उसने दो इथेन से 2 Br जोड़े होंगे। अगर आपको केमिकल इक्वेशन याद है
तो यहां पर क्या हुआ कि स्ट्रक्चर ऑफ ए, आपने ए आइडेंटिफाई किया, इथीन है, तो आपका सी डबल बॉन्ड सी एच एच, और इस टाइप से आपने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब सेकेंड पार्ट में यहां पे ये ऑप्शनल है क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन आप जो है यहां लिख सकते हो। अब वो कह रहे हैं स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार, इथीन में ब्रोमीन गैस को पास कराया था कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो यहां पर आपका ऑब्जर्वेशन एज यूजुअल आपको मालूम है, ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस डिस्चार्ज। अगर ऑर्गेनिक वाला वीडियो आप मेरा देखो तो वहां पर इथीन और इथाइन दोनों में यह है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इथीन में हमने कहा था ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस डिस्चार्ज, इथाइन में हमने आपसे कहा था ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन गैस डिस्चार्ज एंड टर्न्स कलरलेस। वो मस्ट है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन कब, जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये ब्रोमीन है और ये इथीन है और इसमें हमने ब्रोमीन गैस पास करी है। तो आपका सिंपल सा ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस डिस्चार्ज। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि ये सारे हम आपको वो आंसर बता रहे हैं जिन पर हम लोग कॉपी करेक्शन में पॉइंट्स देते हैं। फिर अब आपका हुआ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ए विल अंडरगो। अब ए आपने आइडेंटिफाई किया इथीन है। इथीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ये लो, आपका ये 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया, यानी कि इथीन विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसमें ये नहीं है कि हम कोई ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक ही हैं। ये हमने क्या किया है कि उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो वेरियस चैप्टर से आए हैं, और ऐसे अजीब से क्वेश्चन है कि एक बार आपको देख के लगेगा कि अरे यार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। या काफी बच्चे तो इस टाइप का ये देखा, ये ऐसे बना हुआ है, अरे नहीं यार इसको छोड़ो, थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहां पर ये नहीं कि हमने कोई क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, ये वो कुछ एडिशनल क्वेश्चन हमने निकाले हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं। हमने आपको शुरू में बता दिया था जो कि आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एन एलिमेंट एक एलिमेंट है आपका L दैट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये उन्होंने क्या किया कि आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, अब जैसे आप क्या करते हो इंग्लिश वगैरह में कोई पैसेज आया उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं अनसीन पैसेज टाइप से, तो यहां पर केमिस्ट्री में क्या होता है कि वो आपको एक सिंगल सा स्टेटमेंट दे देंगे और स्टेटमेंट पर बेस कुछ क्वेश्चन दे देंगे। तो यहां पर क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन particles that made up of L। यानी कि एक जो एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। आपको बताना है कि उसके जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें बॉन्डिंग कौन सी होगी। तो अगर आप सोचोगे अरे तो पहले ऑर्गेनिक आया फिर केमिकल बॉन्डिंग आ गई, हमने आपसे पहले भी कहा था कि यहां पर जितने भी हमने 10 क्वेश्चन लिए वो किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं है। हर एक चैप्टर से जो इस टाइप के अलग से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आए हैं वो लिए हैं हमने। तो यहां पर क्या हुआ कि बॉन्डिंग मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपके दिमाग में तुरंत आएगा अरे यार जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग थी वो 2 आयंस के बीच में होती थी विच इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग ऑल्सो, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते थे उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती थी। तो आपने क्या किया कि अपना पहला आंसर निकाल लिया कि इसका करेक्ट आंसर होगा
कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये हो गया आपका पहले पार्ट का सॉल्यूशन। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस मत कॉपी करिएगा सीधे पार्ट 1 2। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप आंसर नंबर 2 लिखोगे फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 कोवैलेंट बॉन्डिंग सेकेंड। अब यहां पर इन्होंने आपसे पूछा कि when L is heated with, when L is heated with, ठीक, when L is heated with iron FeL formed, जब हम L की रिएक्शन आयरन के संग कराते हैं तो हमारा एक कंपाउंड फॉर्म होता है FeL। अब उन्होंने आपसे कहा कि what chemical change would you use to describe the change undergone by L, the change undergone by L। अब आप खुद देखो यहां पर, आप देखो यहां पर कि जब आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ये इतना लंबा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा, आंसर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले में कोवैलेंट। अब देखो L आपका जो भी एलिमेंट था उसने आयरन के संग कंबाइन किया, तो मानी हुई बात है कि ये L जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा रिडक्शन। हमने कहा ना ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हमारा ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि एक एलिमेंट L था जो सिर्फ मॉलिक्यूल से मिलकर बना था, उसमें बॉन्डिंग पूछा था, फिर उन्होंने क्या किया, L की रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछ लिया आपसे, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया कि आपको मालूम होना चाहिए कि when any compound consists of molecules means it will be covalent bonding. When one metal and one non-metal they will form a compound, it will always इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसीलिए हम इनके वो सॉल्यूशन समेत क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें कि आपको कहीं से भी कोई भी एक मार्क्स जो है आपका डिडक्ट नहीं कर पाएगा। ये सारे आंसर जो है एज पर काउंसिल नॉर्म्स हैं। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब आप इसका भी स्टेटमेंट देखना कितना लंबा है और आंसर बिल्कुल छोटे छोटे से। उन्होंने क्या कहा कि M इज आ मेटल, M एक मेटल है और वो कहां पर है, अबव हाइड्रोजन, अबव हाइड्रोजन। अब यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि वेदर यू आर अवेयर ऑफ एक्टिविटी सीरीज और नॉट। M इज अ मेटल और एक्टिविटी सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम है कि नहीं। M इज अ मेटल अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, इन एक्टिविटी सीरीज, यानी कि एक मेटल है M जो कि हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, और इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला दे दिया एंड इट्स ऑक्साइड फॉर्मूला इज M2O। अब यहां पर आपको इस चीज की नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर भाई M तो उन्होंने बोल ही दिया मेटल, अब ये ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है। एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में हर तरह के क्वेश्चन आप अपने दिमाग में दौड़ा लेना कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होती है। आपको यहां पर अभी कोई भी एलिमेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला M2O हो गया। फिर इन्होंने कहा कि द ऑक्साइड when dissolves in water, यानी कि जब हम इस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। अब आप देखो यहां पर ये रेफरेंस आ गया आपका एसिड बेस सॉल्ट वाले में एल्कली से। हमने कोई भी ऑक्साइड लिया, उसको वाटर में सॉल्युबल किया, अगर वो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना रहा है मतलब वो एल्कली होगा। आपका एल्कली की डेफिनेशन ही होती है कि वाटर सॉल्युबल बेस। करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड which is good conductor of electricity। अब देखो यहां पर ये आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट पर यानी कि आप पैराग्राफ टाइप से समझ लो, आपको जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। आप फिर ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 डाला, अभी हम जो क्वेश्चन ए बी सी डी करके लिखेंगे आप उनके आंसर ए बी सी डी करके लिख देना। ये आपकी मेरे तरफ से एग्जामिनेशन के टिप है। बहुत सारे बच्चे पूरा क्वेश्चन उतारते हैं। अब हम पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 में व्हाट टाइप ऑफ, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन M and O। अब आप देखो यहां पर क्या है कि आपका अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप सिंपल सा देखो ना कि वो कह रहे हैं M इज अ मेटल और उसका उन्होंने ऑक्साइड फॉर्म किया है। तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर सारे इस पे आते हैं। फिर अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सारे आंसर अभी उधर एक्सप्लेन करके हम आपको समझाएंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन M, यानी कि M में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर थर्ड पार्ट में मतलब आप समझ लो इसमें केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज उनके सारे रेफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। फिर नेम द ग्रुप। अब लो ये आपका आ गया केमिकल पीरियोडिक टेबल से। नेम द ग्रुप M बिलोंग्स टू, यानी कि आपको वो ग्रुप बताना है जिसको M बिलोंग कर रहा है। 5 नंबर में क्वेश्चन था रिएक्शन। अब देखो ये आपकी नॉलेज चेक कर ली उन्होंने। प्लेस एट कैथोड, ये आपकी नॉलेज उन्होंने चेक कर ली इलेक्ट्रोलिसिस से। फिफ्थ पार्ट अब देखो फिर इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड है। प्रोडक्ट एट एनोड। अब आप देखो ध्यान से भाई, देखो पहला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। क्या कर लिया फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट। तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि M उन्होंने यहां मेटल दिया हुआ है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर आपका आंसर हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, या इसको हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग भी लिखते हैं। तो कोई एक बॉन्डिंग का नाम लिख देना आप। अब कह रहे हैं हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन M। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप देखो इस M और O के बीच में जो हम लोगों ने ऑक्साइड बनाया है वो है, ये समझ लो आपका 9th की नॉलेज भी चेक कर ली कि आपको फ्रेमिंग फॉर्मूला मालूम है कि नहीं। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है और जब इस M की वैलेंसी 1 होगी तभी तो इसको हम M2O बनाएंगे। तो अब यहां पे M की वैलेंसी कितनी है 1, तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हो गया आपका, इसका आंसर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये आप यूं भी लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन, यूं भी लिख सकते हो। फिर नेम द ग्रुप M बिलोंग्स टू। सबसे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन आया, बच्चे ने अटेम्प्ट भी किया, सबसे ज्यादा गलतियां यहां पर होती हैं। बच्चा लिखता है ग्रुप 1A। आप देखो यहां पर कह रहे हैं कि नेम द ग्रुप M बिलोंग्स टू। तो आपको मालूम है 9th में भी पढ़ा, 10th में भी है कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया कि एल्कली मेटल्स।
ध्यान रखना है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं रिमेंबर, ताकि ये ना हो कि आप रिमेंबर, ये ना हो कि आपने यहां पर लिख दिया 1A, पता चला 5 पार्ट में एक नंबर कट गया, 4 नंबर मिले, बाकी पूरे 75 प्लस 4 79, ले भैया एक नंबर का लॉस हो गया। तो ये एक नंबर डिडक्शन कराने वाला क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। अब जब आप इसमें देखो, उन्होंने आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की नॉलेज चेक कर ली, ये एनोड है, ये कैथोड है। हमको मालूम है कि मेटल के जो आयन है वो कैथोड की तरफ जाते हैं। तो अब यहां पर मेटल हम लोगों ने लिया था क्या, M। तो अब वहां पर क्या होगा कि M की वैलेंसी 1 थी, तो मतलब ये हो गया +1। अब अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो को देखकर। +1, तो यहां पर हम जो साइन होता था वो साइन लगाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेते हैं, और इसको सीधे सीधे हम बना देंगे M। तो ये हमारा, सॉरी, हम लोग आंसर सारे रेड से लिख रहे हैं ताकि हाईलाइट हो जाए, तो इसको हम जरा रेड से कर देते हैं। एक बार फिर से समझाते हुए कि M का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, मतलब M की वैलेंसी 1 थी, और हमने यहां पर देखा कि कैथोड पर मतलब मेटालिक आयंस जाके डिपॉजिट होते हैं, तो मेटालिक आयन कैथोड पर गया। अब इसकी रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी है, हम क्या करेंगे कि जो हमने आपको बताया था इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जो हमारा चार्ज है वो चार्ज लगाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और सीधे मेटल बना देंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कोई भी एक मेटल को अपने दिमाग में सोच लेना। भाई देखो, आपने देखा था Pb+2, अब देखो ये प्लस था तो +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb, ये आपने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था। तो उसके बेसिस पर कि कोई भी मेटल होगा तो उसका हम पॉजिटिव आयन लेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और सिंपल मेटल का सिंबल लिख देंगे। अब इन्होंने मेटल यहां पे M लिया है तो हम यहां पे M लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि प्रोडक्ट एट एनोड। अब एनोड पर, एनोड हमको मालूम है, हमने जो भी आपका M2O लिया, इसको वाटर में सॉल्युबल बना के हमने इसका हाइड्रोक्साइड बनाया है। हाइड्रोक्साइड बनाया है तो मतलब यहां पर हमारा MOH होल ट्वाइस बनेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये OH। अब OH जब यहां पर डिस्चार्ज होगा तो हमको ये इस तरह से करके OH into 4 करके, आप याद करो हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस बनाई थी, तो यहां पर प्रोडक्ट एट एनोड हो जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस। अब इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही बोल दिया था कि बेटा यहां पर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर, दीज क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, मींस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट कहां से वो लेके आ जाए, कैसे लगा दे, 2 चैप्टर 3 चैप्टर, इसमें देखो कितने चैप्टर मिला दिए उन्होंने, इलेक्ट्रोलिसिस मिला दी, आपका पीरियोडिक टेबल मिला दिया, आपका केमिकल बॉन्डिंग मिला दी। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब जरा चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। बात वही है कि यहां पर किसी एक पर्टिकुलर, मतलब आप समझ लो कि जब इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको पूरी किताब जो है अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। लेकिन हमने इसीलिए यहां पर वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो बहुत ही कई बार पूछे भी गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने क्या किया है आपके लिए सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब आप देखो इसको पहचानना ये कहां से है। वो कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है आपका A, सॉल्यूशन A है, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सॉल्यूशन A सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड सॉल्यूशन B is a weak acid। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। फिर आपसे कह रहे हैं एक सॉल्यूशन C भी लिया है, तो सॉल्यूशन C जो है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देखना क्वेश्चन, आप सोचोगे अरे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहां पर क्या होगा, विच सॉल्यूशन विल, इतना स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि काउंसिल के लेटेस्ट उसमें यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब आपके पैराग्राफ छोटा सा कोई दिया होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सॉल्ट A सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉल्ट B एक वीक, सॉल्ट B इज अ वीक एसिड, सॉरी एसिड छूट गया, वीक एसिड। सॉल्यूशन C इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, विच सॉल्यूशन विल। अब आते हैं इनके पार्ट्स पर। पार्ट 1 क्या कह रहा है कि विल लिबरेट
CO2 gas when reacts with CO2 gas when reacts with not reacts with will liberate CO2 gas with sodium sulfite पहला पार्ट। अभी इसका हम लोग वो करते हैं। अब इसके आंसर में भी ध्यान रखिएगा, हम दोनों ने नंबर काटे थे इस पे। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं गिव्स अ वाइट पीपीटी विद, मतलब कि पहले पार्ट में पूछा है कि वो CO2 सोडियम सल्फाइड के संग सल्फाइड के संग, और दूसरे में गिव्स अ वाइट पीपीटी विद ZnSO4। थर्ड पार्ट में दिया है कंटेन्स solute molecule and ions। अब आप देखो यहां पे कितने सारे क्वेश्चन मिला दिए। यहां पर लिबरेट CO2 विद सोडियम सल्फाइड, तो आपको मालूम है कि कोई भी मेटालिक सल्फाइड होता है वो CO2 गैस देता है डाइल्यूट एसिड के संग। दूसरी चीज गिव वाइट पीपीटी विद ZnSO4, यानी कि ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में चला गया। कंटेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड आयंस, ये आपका एसिड बेस सॉल्ट में आ गया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हम यहां पर देखेंगे ध्यान से कि कौन सा सॉल्यूशन इनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहे हैं लिबरेट CO2 विद सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड के संग हमको मालूम है कि डाइल्यूट एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आप देखो यहां पे आपका आंसर हो गया कि आंसर हो गया सॉल्यूशन ए, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को सॉल्यूशन ए से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ए। अब कह रहे हैं गिव्स अ वाइट पीपीटी विद ZnSO4, तो ZnSO4 अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में जाओ तो आप देखोगे वहां पर कि NaOH के संग रिएक्शन करके ZnOH होल ट्वाइस बनाता है जिसका वाइट पीपीटी होता है। तो अब आप देखो यहां पे कहीं OH दिया हुआ है, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर ये है सॉल्यूशन सी, ये सॉल्यूशन सी है। अब यहां पर ZnSO4 ये आपका दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये आपका हो गया सॉल्यूशन ए। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, तो हमको मालूम है ये वीक एसिड होते हैं, तो वीक एसिड आपका ये दिया हुआ है सॉल्यूशन बी, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन बी। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, पहले आप इनको सॉल्यूशन के टर्म में लिखना, उसके बाद ऑप्शनल है आप क्या करना, यहां पर इनके जो यहां पर दिया हुआ है वो लिख देना। सॉल्यूशन ए हमारा था NaOH और ये हमारा था क्या, वीक एसिड। तो इससे आपका दोनों चीजें बिल्कुल कवर हो जाएंगी। ये हम लोगों का हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखो ना, कहीं 2 नंबर में, कहीं 3 नंबर में, इससे पहले वाला 5 नंबर में, तो ये ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। हमने शुरुआत में कहा था कि टॉप 10 क्वेश्चंस आप समझ लो, या यू मस्ट हैव दीज 10 क्वेश्चंस इन योर माइंड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसमें भी देखिएगा आप कितना लंबा स्टेटमेंट है और कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर ये है आपका द एक्शन ऑफ हीट ऑन ब्लू क्रिस्टलाइन। अब पूरा का पूरा आपका ये बेस्ड है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट L गिव्स, यानी कि जब आप L पर एक्शन ऑफ हीट करोगे या उसको हीट करोगे तो ये आपको रेडिश ब्राउन गैस देगा। गिव्स अ रेडिश ब्राउन गैस M, एक रेडिश ब्राउन गैस M मिल रही है और ये L है, M मिल रही है, एंड a black residue और आपको एक ब्लैक रेजिड्यू मिल रहा है।
गैस N हैज रॉटन एग स्मेल, यानी कि एक गैस भी यहां पर इवॉल्व हो रही है जो कि रॉटन एग स्मेल दे रही है, रॉटन एग स्मेल। अब आप देखो, बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, यहां पर कह रहे हैं कि रॉटन एग स्मेल इज पास्ड थ्रू solution of L, solution of L। तो ये आपसे कह रहे हैं कि ब्लैक पीपीटी फॉर्म्ड, ब्लैक पीपीटी फॉर्म्ड। ये आपका पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक्शन ऑफ हीट ऑन ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड L गिव्स अ रेडिश ब्राउन गैस M and a black residue when gas N which has rotten egg smell is passed through solution of L, black PPT formed। ये पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहले पार्ट में उन्होंने कहा आइडेंटिफाई, अब आप ध्यान दीजिएगा, L, M and N। सेकेंड पार्ट में बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस, अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, बैलेंस इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ हीट ऑन L। अब देखो L, M, N को आइडेंटिफाई करना है। यहां पे कह रहे हैं कि एक ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, तो ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट मतलब कि वो कोई कॉपर का सॉल्ट होगा, और वो कह रहे हैं कि जब इसको हम हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन गैस निकलती है, रेडिश ब्राउन गैस NO2 जो कि नाइट्रेट देते हैं। ये लोग आपने सीधे आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो सॉल्ट L है वो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट होगा। तो यहां पर आपने सॉल्यूशन पार्ट 1 में सॉल्यूशन में लिखा L कॉपर नाइट्रेट, फिर आपसे कह रहे हैं रेडिश ब्राउन गैस M, तो अब आपने M को आइडेंटिफाई किया NO2 गैस, क्योंकि यहां पर आप ध्यान रखना क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफिकेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका सिंबल एज वेल एज नेम दोनों एक्सेप्टेड हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं आपसे, गैस N हैज रॉटन एग स्मेल, तो N हो गया आपका H2S गैस, जो कि आपने कहा अरे सर हमने H2S गैस का टेस्ट नहीं याद किया था, कोई बात नहीं, H2S गैस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक रॉटन एग स्मेल, तो वो आपने लिख दिया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन, अब देखो यहां पे आ गया जो हीटिंग ऑफ कंपाउंड आपके में ऐड किया है कि कंपाउंड की हीटिंग, तो व्हेन मेटालिक नाइट्रेट इज हीटेड, ये भी हमने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में बताया है, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व। ये लो आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जो कि सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन हो गया, मतलब समझ लो 50% हम लोगों ने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए, अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो उन्होंने 3, हमने अपने एक वीडियो में आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो बनाया था हाउ फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरीड आउट, ये उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग से यहां उन्होंने दिया है, क्योंकि हाउ फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरीड आउट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका वो चैप्टर से भी हो सकता है, स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर से भी हो सकता है। फिर इन्होंने आपको दिया NH3। अब यहाँ पे एक बहुत छोटी सी मिस्टेक पे हम लोग जो मार्क्स काटे थे, हम उस लिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा अलग सा कंसीडर किया है। ये आपका है NH4Cl, और इन्होंने आपसे बोला कि A, ये B और ये C। तो अब आपको क्या करना है, आपने दिमाग दौड़ाया कि अच्छा यहां पे हमको Mg3N2 यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड से अमोनिया बनाना है। मींस मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन जब हम वार्म वाटर से करते हैं तो हमें अमोनिया मिलती है अलोंग विद रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। तो आपने क्या किया, फर्स्ट ए में
क्या लिखा, Mg3N2 plus H2O gives MgOH whole twice plus NH3। बैलेंस कर दिया, ये 3 हो गया, यहां पे आपका N के 2 थे, ये 2 कर दिया और ये 6 कर दिया। पहली चीज तो बड़े आराम से हो गई। अब जरा बी में आते हैं। मेन खास आपको ध्यान रखना है सी में। यहां पर क्या हुआ कि NH3 का हम सिंपल से रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहां पर NH4Cl मिलता है और ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। तो बच्चा सोचता है कि अगले वाले पार्ट में हम यही चीज कर देंगे। तो यहां पर अमोनिया और HCl को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमको डेंस व्हाइट फ्यूम्स, ये आपका एक ऑब्जर्वेशन भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में आप देखो, उन्होंने कहा है अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाना है, तो आपको यहां पर अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने के लिए अमोनिया की लैब प्रिपरेशन लिखनी होगी। मींस NH4Cl plus CaOH whole twice gives CaCl2 plus NH3 plus H2O और इसको फिर आपको करना है बैलेंस। तो ये चीज ध्यान रखना। बस यहां पर छोटी सी गलती हुई थी, बच्चों ने सोचा कि भाई ये यहां पर बी भी है और यहीं पर सी भी आ रहा है, उन्होंने बी और सी करके दोनों को सेम इक्वेशन यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया था। तो आपको यहां ध्यान रखना है बस ये छोटा सा। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिएगा कि जरूरी नहीं कि हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट, वो जो हमने जैसा वीडियो में बताया था कि एक सॉल्ट से दूसरा सॉल्ट, नो डाउट आते वैसे ही 5 के 5, लेकिन कभी कभी वो इस टाइप से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर पूछ लिया कि आपको दोनों लैब प्रिपरेशन अमोनिया की मालूम है कि नहीं। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बहुत लंबा स्टेटमेंट है और आंसर बिल्कुल एक एक लाइन के हैं, एक एक वर्ड्स के आंसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि आपके पास 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है A, B एंड C। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं A, B, C आर कनेक्टेड। अब यहां पर पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आर कनेक्टेड इन सेपरेट सर्किट, यानी कि तीनों सेल को हम लोगों ने अलग अलग सर्किट से जोड़ दिया है। अब उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या शॉर्ट में लिखते हैं सेल A कंटेन्स सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन। सेल B कंटेन्स, अब देखो ये काफी सारा टाइम तो पढ़ने में निकल जाता है। B contains CH3COOH and cell C contains sugar solution। अब उन्होंने कहा, आप सोच रहे होंगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है, इसका तो ऑब्जर्वेशन लिखना है कि ये ब्राइटली ग्लो करेगा, डिमली ग्लो करेगा, डज नॉट ग्लो करेगा। तो गड़बड़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पर उन्होंने दे दिया है कि व्हेन सेपरेट सर्किट से हमने इसको ऐड किया तो जिस सेल A में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, बल्ब, मतलब ये ऑब्जर्वेशन दिखाई दिए, बल्ब विल ग्लो ब्राइटली, यानी कि यहां पर बल्ब ब्राइटली ग्लो कर रहा है, यहां पर बल्ब विल ग्लो डिमली, यहां पर बल्ब डज नॉट ग्लो। अब बच्चा सोचता है कि अरे इलेक्ट्रोलाइट में सोचता है अच्छा ये तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट याद कर लिए, तो इनके ये ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब आप क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, इसमें इन्होंने आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिए, पूरा ऑब्जर्वेशन दे दिया, ऑब्जर्वेशन के इन्फ्रेंस पूछे हैं। अब उन्होंने आपसे ये कहा कि गिव रीजन फॉर ईच ऑब्जर्वेशन।
यानी कि सेल ए बी सी तीनों के ऑब्जर्वेशन के आपको गिव रीजन देने हैं। तो अब इसका आप सॉल्यूशन देखो। बल्ब ब्राइटली ग्लो कर रहा है, मतलब कि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? आप कहोगे अरे सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बस यही लिख देंगे कि सेल ए में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी नॉन। लेकिन छोटी सी वहां पर एक गलती होती है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, वो चीज आपने मेंशन नहीं करी। तो यहां पर आपका क्या होगा कि जो आपका सेल ए है, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Why? Because it is made up of ions only। तभी से बल्ब ब्राइटली ग्लो करा था। फिर बी में क्या होगा? आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ आयंस as well as molecules। ये हो गया आपका। अब यहां पर ये ग्लो कर ही नहीं रहा है, तो भाई मानी ही बात है कि उसमें आयंस एक भी नहीं होंगे, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। तो सी क्या होगा आपका? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, आयंस ओनली। ये केवल आयन से मिलकर बना होता है, ये केवल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अभी होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में? नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी, पूरा उसका ऑब्जर्वेशन देखा, अच्छा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा, नॉन। लेकिन वहां पर आंसर में कैसे लिखना है वो गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो अगला क्वेश्चन है वो मतलब जब भी हम उसको देखते हैं, आप ये कह सकते हो मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। हमें वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, जो कि अभी आप खुद ही देख के समझ जाओगे कि बेस्ड है चैप्टर अमोनिया पर। और उन्होंने आपसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि डाइवेलेंट मेटल when reacts with, अब इसमें भी आप देखना कितना लंबा स्टेटमेंट बनना है, reacts with nitrogen gives a compound X when warm water is added to X another compound। अब आप देखना स्टेटमेंट कितना लंबा सा है, क्वेश्चन कितना छोटा सा है। बस अमोनिया का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, अमोनिया की लैब प्रिपरेशन का। another compound Y and a pungent smell, sorry स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई थी, a pungent smell gas Z evolved। अब आप देखो ध्यान से, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था जिसमें एक्स वाई जेड के टर्म में था, तो उनको आइडेंटिफाई करना था। सेम वही काम अभी हम लोग यहां करेंगे, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। एंड अ पंजेंट स्मेल गैस जेड इवॉल्व्ड। ठीक, अब सुनो आप, व्हेन गैस जेड passed through, अब देखो आप केमिकल प्रॉपर्टी और लैब प्रिपरेशन एक संग मिला दिया। पास थ्रू कॉपर ऑक्साइड reduces to कॉपर। और फिर इन्होंने यहां पर एक ब्रैकेट में दे दिया कि टेक divalent metal as magnesium।
तो अब आपको मालूम है कि भाई हम लोगों ने देखा था कि जब मेटेलिक नाइट्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड के संग एल्यूमिनियम नाइट्राइड के संग कैल्शियम नाइट्राइड के संग हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं। अब इसमें सबसे पहले जैसे ये चीज आ गई है, आप क्या करो कि आप देखोगे जो नाइट्राइड की प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत में आपको दिया हुआ है कि Mg की N2 के संग रिएक्शन करा देंगे तो हमारा Mg3N2 बनेगा, इसको बैलेंस कर दिया। अब यही तो इक्वेशन थी, ये आप सेफ, क्योंकि भाई आप देखो पूरा चैप्टर याद करोगे तो ये इक्वेशन तो आप पहले ही लिख लो, उसके बाद लिखने के बाद देखना कि क्वेश्चन क्या क्या है और उनके बेसिस पे आप सारे आंसर आपके यहां पर होते जाएंगे। Mg3N2 plus H2O gives MgOH whole twice, ये तो अभी हम लोगों ने लिखा ही था, प्लस NH3, यहां 3 लगाया, यहां 2 लगाया, यहां 6 लगाया। अब आप देखो, a divalent metal when reacts with nitrogen gives a compound X। पार्ट 1 में उन्होंने आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई Z, आइडेंटिफाई Z, पहला पार्ट आइडेंटिफाई Z एंड गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, and give balanced equation for formation of identify X for formation of Z। अब आइडेंटिफाई X, आपने कहा डाइवेलेंट मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गिव्स कंपाउंड X। अब देखो डाइवेलेंट मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गिव्स मैग्नीशियम नाइट्राइड। आप देखोगे लैब प्रिपरेशन इतनी से पन्ने में दे रखी है, लेकिन अब देखो ना क्वेश्चन कैसे घुमा के दे दिया। तो दो इक्वेशन दे रखी है, आप इक्वेशन लिख लो। अब देखोगे ढेरों सारे क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएंगे। तो आइडेंटिफाई X एंड गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ Z, यानी कि X आपने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट, सॉरी ये आंसर था तो जरा इसको हम लोग रेड से लिखते हैं। यहां पर X हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो है आपका Mg3N2। अब कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ Z, यानी कि जो पंजेंट स्मेल गैस निकली है Z, पंजेंट स्मेल गैस मतलब अमोनिया, तो उसकी प्रिपरेशन बतानी है। तो आपकी देखो ये सेकेंड इक्वेशन यहां काम आ गई, Mg3N2 plus 6H2O gives 3MgOH whole twice plus 2NH3, ये बन गया आपका। अब आप देखो जरा सेकेंड पार्ट में, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन गैस Z passed through कॉपर ऑक्साइड। अब देखो आप अमोनिया के रिड्यूसिंग नेचर को शो करने के लिए ये इक्वेशन दे दी। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, अभी दूसरे बार में क्या चेंज था वो बताते हैं आपको। गिव बैलेंस इक्वेशन व्हेन गैस Z पास थ्रू कॉपर ऑक्साइड। तो अब आपने क्या किया कि इसकी रिड्यूसिंग नेचर वाली आपने लिया यहां पे CuO plus NH3 gives Cu plus H2O plus N2, और यहां पर 3 था, ये 2 था, यहां 3 था और यहां पर भी 3 था। तो ये आपकी क्वेश्चन हो गई। एक बार सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ था और उन्होंने आपको ये चीज नहीं दे रखी थी, Z is passed through copper oxide। इतना स्टेटमेंट देने के बाद पहला पार्ट ये पूछ लिया था। दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर लिखा कि CuO plus Z gives, ठीक, यहां पर डैश डैश डैश। अब उन्होंने एक पार्ट जोड़ दिया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मालूम है, इतनी में से ही सारी चीजें आएंगी। अब उन्होंने ये चीज वो कर दी। अब उन्होंने कहा व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Z इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इक्वेशन। तो मानी बात है कि हमको कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिल रहा है, मतलब कि यहां पर ये अमोनिया के रिड्यूसिंग नेचर को शो कर रहा है, तो ये अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर हो गया। फिर उन्होंने कहा था गिव बैलेंस्ड इक्वेशन या कंप्लीट द इक्वेशन। तो आप एक चीज देखो कि जितनी भी चीजें हमने यहां पर ये छोटी सी 2 इक्वेशन याद करी हैं अमोनिया की सेकेंड लैब प्रिपरेशन से, और कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने बड़े आराम से निकाल लिया। तो ये हम लोग का हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने कहा था ना कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं। अब देखो ना इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट, बहुत से बच्चे जो है वो तो घबरा जाते हैं, स्टेटमेंट देख के ही छोड़ देते हैं कि अरे यार कौन इतना पढ़ेगा, कोई चलो नेक्स्ट पार्ट ढूंढ लेते हैं।
तो ये आप मत करना, क्योंकि आप देख रहे हो कि ध्यान से अगर पूरे पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, भले ही वो कितना लंबा है, स्टेटमेंट कितना, मतलब उसके आंसर कितने छोटे से होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कई सारी जगहों से आपका जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है, अब यहां भी आप ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहे हैं चूज ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी टू मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। टू मैच, इसमें भी पूरा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। टू मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, टू मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। 1 2 5, यानी कि जो 5 डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं 1 से 5 तक। सम अल्फाबेट्स में बी रिपीटेड, सम, अब इन्होंने दे दिया है कि अल्फाबेट्स में बी रिपीटेड। अब आप खुद ही देखो भाई, 5 डिस्क्रिप्शन आपको दिए हुए हैं लेकिन 4 केवल आपके कंपाउंड दिए, तो कोई ना कोई एक तो रिपीट होगा ही। 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर उन्होंने पहला ए दिया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये दिया हुआ है उन्होंने आपको क्वेश्चन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बी दिया है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सी आपका दिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और डी आपका दिया है मेटालिक, मेटालिक कंडक्टर। हम भी थक गए, आप भी लग रहा थक गए, लेकिन आप टेंशन ना लो, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बस एक क्वेश्चन इसके बाद और बचता है। अब उन्होंने, आप ये तो आपने लिख लिया कि भाई ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब ये 4 आपके ए बी सी डी दिए हुए हैं। अब डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन में पहला दिया हुआ है आपका मोल्टन आयोनिक कंपाउंड, यानी कि मोल्टन आयोनिक कंपाउंड। सेकंड में, अब यहां अभी आप देखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे सिर्फ आपको बी ए सी डी इस टाइप करके आंसर लिखना है ए बी सी डी के टर्म में। सेकंड दिया उन्होंने CCl4। थर्ड दिया है उन्होंने कॉपर वायर। फोर्थ दिया है, अब आप देखना, ये उठा के देखना, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। आ सोल्यूशन consist of ions as well as molecule। और उसके बाद फिफ्थ में दिया हुआ है उन्होंने शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब आप देखो मोल्टन आयोनिक कंपाउंड, मोल्टन आयोनिक कंपाउंड मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि जितने भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो आपके मोल्टन स्टेट में लिए जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारा रेड पेन उठाते हैं, मोल्टन लेड ब्रोमाइड मींस इसका आंसर आपका हो गया बी। बस ये फाइनल समझ लो आंसर आपको, जो आपने यहां डाला क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट बी, सेकेंड पार्ट बस फटाफट करते चलेगा। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज हुआ है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, बिकॉज इट, जो गिव रीजन वाले क्वेश्चंस थे वीडियो में हमने ये चीज बताई थी आपको, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। तो ये आपका हुआ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मींस इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। फिर कॉपर वायर, कॉपर वायर हमको मालूम है कि वेरी गुड कंडक्टर होता है, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो गया बी। फिर अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल, जो कि हमको मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान होती है, तो ये हो गया हमारा सी। और फिर कह रहे हैं शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन फिर से हमारा क्या हो गया कि कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारा हो गया ए। तो सॉरी, ये हम लोगों ने देखा कि एक और अलग से टाइप का क्वेश्चन जहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और आपको क्या करना है उसके हिसाब से जो चीजें दे रखी हैं उनके ए बी सी डी करके लिख देना है। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, जो कि काफी हद तक मिलता जुलता है हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट से, लेकिन थोड़ा सा अलग है वो। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है इस तरह से कि अल्कलाइन गैस,
एल्कलाइन गैस, मतलब ये ऐसे ही क्वेश्चन दिया है एल्कलाइन गैस। यहां उन्होंने दिया आपको अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, और यहां पर दे दिया नाइट्रोजन। अब आप ध्यान से देखते जाइएगा, कन्वर्जन में कुछ करना नहीं है। फिर एल्कलाइन जो गैस थी आपकी सी दे रखी थी, फिर उन्होंने कहा कि ये आप एक ई कन्वर्जन है जिसमें आपका ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब एल्कलाइन गैस नाइट्रिक ऑक्साइड से उन्होंने आपसे कहा NO2, मतलब अजीब अजीब सा सारा पूरा समझ लो आपका अमोनिया चैप्टर का इन्होंने एक कंक्लूजन निकाल दिया यहां पे। फिर NO2 से इन्होंने कन्वर्जन किया F और यहां बना दिया HNO3, मतलब इस टाइप का एक उन्होंने ये बॉक्स टाइप से दे दिया। अब इतना देने के बाद उन्होंने आपसे पार्ट 1 में पूछा नेम सी। अब आप देखो, हम लोग जब हमने अमोनिया चैप्टर आपको वीडियो में के थ्रू समझाया था तो हमने कहा था अमोनिया गैस इज द ओनली बेसिक गैस। एल्कलाइन गैस है तो यहां पे हमें कुछ सेकंड थॉट की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया, ठीक। और ये जो अमोनियम सॉल्ट था इसको इन्होंने नाम दिया था बी। फिर उन्होंने बोला सेकेंड पार्ट में आइडेंटिफाई बी। अब आप यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपने देखा कि अच्छा अमोनियम सॉल्ट एल्कलाइन गैस, लेकिन यहां पे इन्होंने सिर्फ इसको रिप्रेजेंट किया है, मेन कन्वर्जन इन्होंने इसका पूछा है। तो अमोनियम सॉल्ट से भाई एल्कलाइन एयर तो बनेगी नहीं, तो इन्होंने केवल ये एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन जब हम यहां पे ये अमोनियम सॉल्ट में अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन गैस बनती है। क्योंकि यहां पे अगर आपको याद हो तो हमने देखा था विच अमोनियम सॉल्ट इज नॉट टेकन फॉर प्रिपरेशन ऑफ, तो ये इन्होंने केवल एरो के लिए प्रेजेंट किया है। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है अमोनियम सॉल्ट में आप NH4Cl मत लिखना, क्योंकि NH4Cl से आपका N2 नहीं बन सकता है। तो यहां पर आइडेंटिफाई बी, तो यहां पर आपने इसको आइडेंटिफाई किया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। फिर थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा आपसे कि कन्वर्जन रिएक्शन फॉर E एंड F, यानी कि E और F का कन्वर्जन कैसे हो रहा है। अब आपने केमिकल प्रॉपर्टी में दिमाग दौड़ाया कि कौन अमोनिया गैस में नाइट्रिक ऑक्साइड दिया नहीं है उसमें, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड आप ध्यान करो NO होता है। तो इससे आपके दिमाग में आएगा अच्छा अमोनिया का जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया था वहां NO निकल रही थी। तो बस आपकी इक्वेशन क्या बन गई, E का कन्वर्जन क्या हुआ, E का कन्वर्जन हुआ आपका NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। और अगर आप ध्यान दो तो हमने कहा था इसकी बैलेंसिंग याद करें ना, 45-46 होती है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है तो हम यहां पर कैटलिस्ट लिखेंगे प्लैटिनम और 800 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं तो बहुत थक गया हूं, आप भी थक गए होंगे, बस लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद F में NO2 से HNO3 का कन्वर्जन, तो आपने क्या किया NO2 प्लस, अब यहां गड़बड़ मत करना, केवल इतना लिख के इसको वो करना, O2 के संग रिएक्शन कराएंगे फिर HNO3 बनेगा। तो यहां हो गया आपका 4, यहां हो गया 4, यहां हो गया 2। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल थे, जो आपको जब भी पेपर में दिखेंगे थोड़ा सा डर सा लगेगा, लेकिन कोशिश करिए, हमने जितने भी हमको क्वेश्चन मिल गए पिछले लास्ट 10 सालों में वो हमने सारे यहां पर जो इस टाइप के थे, क्वेश्चन तो बहुत से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन वाली चीजें लेके आपके सामने आएंगे। हमने तो सोचा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड पर जो है, क्योंकि वो भी मस्ट हैव क्वेश्चंस हैं, हर ईयर में पूछे जाते हैं 3 नंबर में या 5 नंबर में। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।